हाय एवरीवन, माय नेम इज़ रमन। यहाँ पर हमारे पास जो इंतज़ार की घड़ी थी वो ख़त्म हो गई है। विनीत सर आ गए हैं इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए आपको। ठीक है? विनीत सर, थैंक्स अ लॉट आने के लिए। ये लीजिए माइक, प्लीज़ इकोनॉमिक्स पढ़ाएँ। बच्चे बहुत वेट कर रहे हैं आपका। ओके। हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एवरीवन। मेरा नाम विनीत सिंह है और जैसे कि आपको मेरे भाई ने बताया कि इकोनॉमिक्स पढ़ाने आया हूँ मैं आपको। ठीक है। इकोनॉमिक्स यार सबसे मेन बात, सबसे जैसे मैंने कंटेंट आप लोगों का पढ़ा, तो इकोनॉमिक्स का मेन कंसर्न ये होता है, सबसे मेन चीज, कि पढ़ाया कुछ और जाता है और आता कुछ एग्जाम में और है। ये आपको बताऊं, ज्यादा चीजों में दिक्कत आती है लोगों को। ठीक है, जैसे आप लोगों ने अगर कोई और कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करी हो, तो होता क्या है कि दिक्कत ये आती है, हम एक कंटेंट पढ़ाते हैं, लोग आपको नोट्स देते हैं, आपको बोलते हैं यही पढ़ लो जी। हुँ, ऐसा कभी नहीं होता इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स में अप्रोच होती है अलग अलग। हर बुक में कंटेंट को अलग तरीके से समझाया जाता है, पहली बात तो। इसी तरीके से आपके कोर्स के अंदर में मैं बताऊं, वो मेन दो अप्रोचेस भी यूज की गई हैं। जैसे मैंने आपका कोर्स देखा, क्लासिकल और किंजियन थ्योरी। ठीक है, तो पहले क्या होता है, आपको माइंड और फ्रेमवर्क बनाना पड़ता है कि इकोनॉमिक्स है क्या। पहली बात आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स एक ऐसी थ्योरी है जो स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन अजम्पशंस है। ठीक है, अगर आप अजम्पशंस फॉलो करेंगे तभी आपको उसकी थ्योरी समझ आएगी। क्योंकि रियल वर्ल्ड में, जैसे अगर मैं बोलता हूँ कि यार डॉलर का प्राइस बढ़ रहा है सर, ठीक है, तो आप लोगों से पूछो इसका क्या रीजन है। एक सॉलिड रीजन होगा, बट उसके साथ 12 सब्सिडरी रीजन होंगे उसको पुश करने के लिए। ठीक है, रियल वर्ल्ड में एक से ज्यादा फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। जैसे कि डॉलर की डिमांड आ रही है, इतना जैसे मेरे को पता बिल्कुल, है नॉर्मल। वो तो एक रिजल्टेंट फैक्टर है, डिमांड आ रही है। हुँ, पर डिमांड क्यों आ रही है? अच्छा, ठीक ठीक है, है, अच्छा, ठीक समझ है। आया ना? तो ओके, उसको ओके। एक एक नो डाउट एक या दो सॉलिड हुँ, फैक्टर्स होंगे, बट हुँ, 10-12 सब्सिडरी फैक्टर्स होंगे। हुँ, जब हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं तो सबसे पहली बात, हम लोग ये मान के चलें कि बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हैं जब हम एक फैक्टर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, मान लेंगे। ठीक है, जब हम एक फैक्टर को पढ़ रहे हैं तो हम उसी फैक्टर पे कंसंट्रेट करेंगे। ओके, जैसे नाम की बात, इस चीज को मैं समझाने के लिए आपका सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूं, जिसका नाम है डिमांड। ठीक है, थोड़ा डिमांड शुरू कराने से पहले मैं थोड़ा सा इकोनॉमिक्स के बारे में बताऊं। बच्चों को यही नहीं पता होता यार, लोगों को यही नहीं पता होता कि यार इकोनॉमिक्स क्या होता है। आप बता सकते हैं रमन सर, आप थोड़ा सा आपके हिसाब से परसेप्शन से इकोनॉमिक्स क्या होता मैं है? इकोनॉमिक्स में ज़ीरो हूँ, मुझे कुछ नहीं पता, तभी मैं आपको बुलाया। नहीं नहीं, इकोनॉमिक्स लोगों को लगता है कि यार एक थ्योरी है जो डील्स विद मनी, डील्स हुँ, विद बैंकिंग। हुँ, ठीक है, हमारे जो बेसिकली नेशनल इनकम बताता है। ठीक है, बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं, इनके कंटेंट्स को बताते हैं। पर इकोनॉमिक्स का जो मेन मीनिंग है, उसका मीनिंग ये है कि इट इज अ स्टडी विच डील्स विद प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ सॉल्व। जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ डील करती है। बट कोई मुझे बोले सर, मैं तो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस के साथ रोज डील करता हूँ सर। मम्मी कहती है पढ़ ले बेटा, पढ़ ले बेटा, घर पे वर्क फ्रॉम होम कर ले बेटा, मेरा मन नहीं करता। तो मैं डिसाइड कर दूं करूं या ना करूं, या फिर मेरे को रोज यही सोचना पड़ता है कि मैं ब्लू जैकेट पहनूं या फिर कोई भी ब्लैक जैकेट पहनूं। दीज आर ऑल प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस, बट दे डोंट इन्वॉल्व अ मॉनेटरी वैल्यू। तो ये इकोनॉमिक्स नहीं। इकोनॉमिक्स स्ट्रिक्टली मॉनेटरी वैल्यू या इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसको हम बोलते हैं, उन्हीं से कंसर्न्ड है, जहां प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रहा हो। इकोनॉमिक्स का मोटा-मोटा मतलब मतलब पैसे यही से है, रिलेटेड है एक तरह से। पैसे से रिलेटेड, बट हाँ, जहां पर प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही हो, अच्छा, जहां ठीक है। हमें चुनना पड़े। ओके, मतलब काफ़ी सारी जैसे सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, बिल्कुल ये हर चीज़ चीज अवेलेबल है। ठीक जैसे है। मेरे पास 60,000 रुपीज है हुँ, अपना एक फोन खरीदने के लिए। ठीक है। ठीक है, मेरे पास चार मार्केट में ऑप्शन अवेलेबल है। हुँ, ठीक है, मैं कौन सा फोन खरीदूंगा? यहाँ प्रॉब्लम ऑफ चॉइस आ रही है, ठीक है। यहाँ इकोनॉमिक्स इन्वॉल्व है। ओके, बट आपके बेसिक दिमाग से हम लोग उसको सॉल्व कर लेते हैं। कुछ बेसिक बड़ी बड़ी ऐसी प्रॉब्लम्स होती है, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स, जो इकोनॉमिक्स सॉल्व कर पाते हैं। इसीलिए आपको इकोनॉमिक्स बेसिकली पढ़ाई जाती है बड़े लेवल पे, ताकि आप देश की प्रॉब्लम सॉल्व करो। जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर वो बिल्कुल, डिमांड। ताकि आप ओके, बजट ओके। बनाते हुए किन चीजों का ध्यान रखेंगे, कौन सी चीज को पुश करेंगे, कौन सी चीज को छोड़ देंगे, ऐसे। ठीक है, मनी का सप्लाई ज़्यादा रखेंगे, कम रखेंगे, वो सारी चीज़ें। बिल्कुल। ओके, ओके, ओके। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले डिमांड की। हुँ, ठीक है, डिमांड क्या होता है? डिमांड, लोग कहते हैं मेरी मांग। ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए, ये मेरी डिमांड है। ठीक है, ये सारी डिफिनेशंस, ठीक है, अगर मैं बोलूं गलत है। डिफाइन डिमांड की ये कहती है कि अगर आप कोई चीज की डिमांड को रेफर करते हो, तो आपको चार चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। कितनी चीजों का? 4। चार। हुँ, तो आप इनको साथ साथ एक छोटे से पैड पे या फिर छोटे से नोट पैड पे या फिर एक रजिस्टर पे लिखते मैं भी जाएंगे, तो नोट कर रहा हूँ, ठीक ठीक है? है, तो आपके लिए ज्यादा बढ़िया रहेगा। तो सबसे पहली बात, डिमांड के लिए चार चीजों की जरूरत पड़ती है: प्राइस, क्वांटिटी, टाइम और एबिलिटी टू बाय।
फिर से बोलूंगा, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, एबिलिटी टू बाय। मतलब आप कोई भी चीज अगर डिमांड करते हैं, जैसे मैं पेन डिमांड करता हूँ मान लो, ठीक है, तो पेन लेता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि सर 2 पेन दे दो 10 वाले, ठीक है, वो मेरे लिए पेन लेके आ गया। यहाँ पर मैंने 2 चीजें मेंशन की, ठीक है, 2 चीजें मेंशन की, क्या, प्राइस 10 वाले, क्वांटिटी 2 पेन, ठीक है। ठीक है, वो लेके आ गया, मैंने बोला भैया अभी नीचे कल लूंगा, तो मैंने डिमांड की ही नहीं एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पर मैंने उसको पहले टाइम स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरे को कब चाहिए। ओके। जैसे मान लो आप अमेजोन से ऑर्डर मंगवाते हो क्रिसमस गिफ्ट, ठीक है, अपने अपनी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को गिफ्ट करना है, जो कि 25 दिसंबर को पड़ता है, उसी दिन आना चाहिए, ठीक है। वो कह रहा है मैं 28 तारीख की डिलीवरी दूंगा, आप लोगे? ज्यादातर लोग मना कर देंगे या कुछ हाँ भी कर लेंगे, तो इससे डिमांड फ्लक्चुएट हो जाएगी, क्योंकि टाइम एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है डिमांड के। आपको कौन सी चीज कब चाहिए वो डिमांड को डिटरमाइन करता है। आप सर्दियों में गर्मी के कपड़े नहीं खरीदते क्योंकि टाइम अलग है, डिस्काउंट पे आप डिमांड बढ़ा देते हो, अच्छा अच्छा, ठीक है ना। तो बेसिकली टाइम बहुत ज्यादा मैटर करता है ओके। डिमांड के अंदर, कब वो चीज चाहिए। चौथी चीज एबिलिटी टू बाय, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सिंपल मैं बोलूँ कि मुझे एक मर्सिडीज चाहिए, अभी चाहिए 2 करोड़ रुपए की, मुझे रमन सर कहेंगे ले आओ 2 करोड़ रुपए, मैं बोलूंगा वो तो है नहीं, तो बोलो ये तो आपकी विश हो गई सर, ये आपकी क्या हो गई, विश, ये आपकी डिमांड नहीं है। डिमांड के लिए आपको मेंशन करना पड़ेगा कि आपके पास उसको खरीदने की एबिलिटी भी है, ठीक है, आपके उसको खरीदने की एबिलिटी भी होनी चाहिए, तभी वो आपकी डिमांड बनेगी, वरना विश है। तो 4 चीजें मैटर करती हैं, फिर से बोलूंगा, प्राइस, क्वांटिटी, टाइम, एबिलिटी टू बाय। डिफाइन कुछ इस तरीके से इंडिविजुअल डिमांड की, इट इज अ स्पेसिफिक क्वांटिटी ऑफ अ पर्टिकुलर कमोडिटी which a consumer wants and is able to buy at a particular price and during specific period of time। ठीक है, इसमें चारों एस्पेक्ट्स कवर है मेरे नोट्स में, मैं दे दूंगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये डिफाइन बेसिकली एमसीक्यू के एग्जाम में इस तरीके से मैटर करेंगे कि ये 4 फैक्टर बताओ ये अफेक्ट करेंगे या नहीं करेंगे, वो 4 मैंने आपको सीधे ही बता दिए, इसलिए तो एमसीक्यू बन गया। आपको कोई क्वेश्चन आ जाएगा, 4 फैक्टर लिख देगा, कौन सा इनमें से डिमांड को अफेक्ट नहीं करता, आप बता देना। ओके। अब कुछ पर्टिकुलर फैक्टर्स हम पढ़े डिमांड को अफेक्ट करने के लिए, तो 4 एस्पेक्ट्स हैं, कुछ फैक्टर्स हम पढ़े, तो पहला फैक्टर है प्राइस, ठीक है। प्राइस और डिमांड, ठीक है, कैसे रिलेटेड होते हैं? प्राइस अगर ज्यादा हो तो डिमांड कम होगा, और प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड ज्यादा होगा। बिल्कुल इनवर्सली, ठीक है, इनवर्स। ठीक है, एक बढ़ेगा दूसरा कम, एक कम होगा दूसरा बढ़ेगा। अब इस बात को लेके ध्यान से सुनना, मैं अपनी पहली बात पे आऊंगा दोबारा। मैंने ये बात बोली थी, कोई फैक्टर मैं पढ़ूंगा तो बाकी फैक्टर चेंज नहीं करेंगे, नहीं तो वो वाला फैक्टर मेरे को समझ नहीं आ सकता। जैसे मैंने आपको बोला कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड क्या होगी, कम। प्राइस कम होगा तो डिमांड ज्यादा। मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूं। मैंने सिंपल है, आईफोन खरीदना था एक्स, सिंपली उसका प्राइस था 60,000, ठीक है, उसका प्राइस था 60,000। मैंने सोचा 4 लूंगा, पापा मम्मी अपने लिए और वाइफ के लिए, ठीक है, ठीक है जी 4 लूंगा। उसका प्राइस, मैं 2 फोन्स के बीच में सोच रहा था, 2 फोन्स के बीच में, ठीक है, उसका प्राइस 60 से 50,000 या 40,000 हो गया या 30,000 हो गया, तो मुझे उसकी डिमांड बढ़ा लेनी चाहिए। मैं सोच सकता हूँ कि मैं किसी और बंदे के भी लेता हूँ ये फोन, ठीक है, बट आइडियली जो उसका सब्स्टिट्यूट मैं देख रहा था वो वन प्लस था। वन प्लस का प्राइस एकदम से 60,000 से 10,000 हो गया, तो मैं वन प्लस की डिमांड बढ़ाऊंगा या आईफोन की? आईफोन 30 का हो गया 60 से, और वन प्लस 10 का, तो अब मैं कौन से खरीदूंगा? दोनों की डिमांड बढ़ाओगे एक ही? नहीं, यही तो मैं कह रहा हूँ, पहले मैं दोनों में से वन प्लस आईफोन चूज कर रहा था, क्योंकि 60,000 की वैल्यू के हिसाब से मेरे को वो बेस्ट लग रहा था, ठीक है। बट अभी मेरे को 10,000 की वैल्यू के हिसाब से वन प्लस खरीदना चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू मेरे हिसाब से बेस्ट है। बेस्ट है, ठीक है, तो मैं अब सारी वन प्लस खरीदना चाहूंगा और आईफोन को हटाना चाहूंगा। बट यहाँ पर क्या हुआ, देखो, अगर आईफोन का प्राइस कम हुआ तो उसकी डिमांड तो बढ़नी चाहिए थी, पर यहाँ प्राइस कम होने से भी डिमांड क्या हो गई, और कम हो गई, ओके क्योंकि बाकी फैक्टर चेंज हो गए। ओके ओके। तो आप ये क्लियरली बात समझें, ये मैं आपको दोबारा याद दिला दूं पढ़ाने से पहले, कि जब मैं एक फैक्टर की बात करूंगा तो बाकी फैक्टर्स को होल्ड करके चलेंगे कांस्टेंट, तभी आप उस पर्टिकुलर फैक्टर को समझ सकते हैं। ओके ओके, वेरी वेरी नाइस पॉइंट। इसके अंदर क्या है कि सब्स्टिट्यूट का भी प्राइस अगर डाउन हो गया, बिल्कुल, तो ये हमने सब्स्टिट्यूट का प्राइस छेड़ दिया, ठीक है हमने बाकी फैक्टर्स को चेंज नहीं करना, ओके सर।
ठीक है, बाकी फैक्टर्स को चेंज नहीं करना, वो सेम रखने। पहला पॉइंट आ गया प्राइस ऑफ कमोडिटी, प्राइस बढ़ता है डिमांड कम, प्राइस कम डिमांड ज्यादा, इनवर्सली रिलेटेड है दोनों। सेकेंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। रिलेटेड गुड दो टाइप्स के हैं, एक है सब्स्टिट्यूट, एक है कॉम्प्लीमेंट्री। फिर से बोलूंगा, रिलेटेड गुड दो टाइप्स के हैं, एक है सब्स्टिट्यूट, एक है कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड वो होता है जो एक दूसरे के बदले में हम यूज कर सकते हैं, जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया वन प्लस और आईफोन। सिमिलरली एक और सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल अगर आपको दूं, ठीक है, टी और कॉफी, बेसिक बुक के एग्जांपल। ठीक है, टी या कॉफी पी लो, कई लोगों के लिए पेप्सी और कोका कोला होते हैं, कईयों के लिए नहीं होते। तो सब्स्टिट्यूट वो है जो एक दूसरे के बदले में हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, एक का प्राइस बढ़ता है, मान लो मैं चाय और कॉफी मेरे लिए दोनों बराबर है, दोनों 50 रुपए में मिलते थे, मैं टी खरीदता था। ठीक है, टी का प्राइस बढ़ गया, तो अब मैं क्या खरीदूंगा, टी या कॉफी? कॉफी। कॉफी। कॉफी का तो प्राइस है। एक का प्राइस बढ़ता है तो मैं दूसरे की डिमांड बढ़ा देता हूं, सर डी आ गई। बिल्कुल। और एक का प्राइस कम होता है तो मैं दूसरे की डिमांड क्या कर देता हूं, कम। तो बेसिकली ये कैसे रिलेटेड होते हैं, डायरेक्टली, कि एक का प्राइस बढ़ता है दूसरे की डिमांड बढ़ती है, एक का प्राइस कम होता है दूसरे की डिमांड कम होती है। तो सब्स्टिट्यूट गुड है वो है जो एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं, और एक का प्राइस बढ़ने के दूसरे की डिमांड बढ़ेगी, एक का प्राइस कम होने से दूसरे की डिमांड कम होगी, दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, इसलिए इनको डायरेक्टली रिलेटेड बोलते हैं। ओके। ठीक है, तो आप इतना छोटा छोटा सा इसको लिख सकते हैं आराम ठीक है, से। ठीक है, ठीक है, ठीक मैं है। 2 बार तभी रिपीट करता हूँ, मेरे को लगता है यहाँ सारे एज में बड़े लोग हैं, हम्म, ठीक है, जो इनकी इस सब्जेक्ट की या इस एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आई होप इतना जल्दी से वो नोट्स बना लेंगे छोटा छोटा। ठीक है, ताकि आपको याद रहे, क्योंकि मैं जो क्लास में पढ़ाऊंगा दैट विल बी स्ट्रिक्टली कंसर्न टू एमसीक्यू। नोट्स तो कागज जितने मर्जी देते रहो, कोई देख लो अपने आप। ठीक है, सर मेरा अप्रोच भी ऐसे ही, मैं भी कॉन्सेप्ट की तरफ जाता हूँ। बिल्कुल। अगला है कॉम्प्लीमेंट्री गुड। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड वो होते हैं जो एक साथ यूज होते हैं, जैसे चाय और बिस्किट, रमन सर लेके आए मेरे लिए। ठीक है, जैसे गाड़ी और पेट्रोल, ठीक है, जो एक साथ यूज होते हैं, एक साथ, जो आप एक साथ यूज करेंगे। ठीक है, बिना उसके नहीं, जैसे एसी और इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, एक साथ यूज होने वाले गुड्स को हम कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हैं उनके अंदर इनवर्स रिलेशन होता है। जैसे अगर मैं एक पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदने वाला हूँ, पेट्रोल का दाम बढ़ने पे मैं पेट्रोल वाली गाड़ी की डिमांड कम कर दूंगा, मैं सीएनजी या डीजल वाली खरीद लूंगा, है ना। और अगर पेट्रोल सस्ता होगा तो मैं पेट्रोल वाली गाड़ी खरीदूंगा। तो ये वो गुड्स हैं जो इनवर्सली रिलेटेड होते हैं आपस में। अब बड़ी इंपॉर्टेंट बात, आपने देखा होगा, ये आपने एग्जांपल रियल में भी देखा होगा, अभी डीजल का प्राइस बढ़ने से डीजल कार्स की डिमांड कम हो गई है। ठीक है, रीजन ये है कि डीजल और प्राइस पेट्रोल का एकदम सेम हो गया ऑलमोस्ट, और डीजल 10 साल चलती है तो लोगों ने डीजल लेनी कम कर दी, इसलिए पेट्रोल 15 साल चलती है। आपको पता हो शायद, दिल्ली में आप दिल्ली से कंसर्न हो भी, वैसे बाहर तो कोई ऐसी लिमिट नहीं है। दिल्ली में आपको बताऊं एक जनरल नॉलेज के लिए भी, जो दिल्ली से नहीं है उन लोगों को, कि दिल्ली में 15 साल की लिमिट है, ठीक है, पेट्रोल गाड़ियों की, और 10 साल की डीजल। ठीक है, आगे चलते हैं। थर्ड फैक्टर जो अफेक्ट करता है डिमांड को, वो सबसे इंपॉर्टेंट और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है आप सबकी और मेरी हमारी इनकम। इनकम के हिसाब से गुड की डिमांड बढ़ या कम सकती है, बट डिपेंड करता है वो कौन सा गुड है। ठीक है, वैसे मैं आपको बताऊं गुड दो टाइप के होते हैं, उसके अंदर एक सबसिडी, एक मतलब बेसिकली एक डिवीजन है। पहला गुड, मैं आज बिल्कुल बेसिक पढ़ाऊंगा, पहली क्लास है, आप मेरे को जानते नहीं, मैं आपको जानता नहीं, तो मैं देखूंगा आपको कितना समझ आ रहा है मेरा, और मैं आपका रिस्पॉन्स भी देखूंगा। ठीक है, ऑल्दो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं अपने रिस्पॉन्स को, ठीक है, और बता सकते हैं कि किस तरीके से आपको समझ आया या फिर कोई और आपको अप्रोच चाहिए। तो इनकम ऑफ कंज्यूमर के हिसाब से गुड्स दो टाइप के हैं, इन्फीरियर और नॉर्मल। ठीक है, इन्फीरियर वो गुड्स हैं जो इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है, ठीक है, और नॉर्मल वो गुड है जो इन्फीरियर वो गुड है जो इनकम के साथ इनवर्सली रिलेटेड है, नॉर्मल गुड वो है जो इनकम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड है। ठीक है, इन्फीरियर क्या है, इनवर्सली, नॉर्मल क्या है, डायरेक्टली, इन्फीरियर इनवर्सली, नॉर्मल डायरेक्टली। ठीक है, इन्फीरियर गुड के अंदर एक सब्सिडी डिवीजन बना देना कि इन्फीरियर गुड में एक स्पेशल टाइप ऑफ गुड होते हैं, गिफन गुड्स, जो कि प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं। ओके, इनकम के साथ तो होते ही हैं, पर प्राइस के साथ भी डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, कि प्राइस बढ़ता है तो उनकी डिमांड कम बढ़ती है, और प्राइस कम होता है उनकी डिमांड कम होती है। ठीक है, फोर्थ फैक्टर आता है टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। सर एक डाउट, हाँ जी, हमें इंफीरियर और डिसेंट समझाओ ना,
कोई एग्जांपल देके। मैं आपको बताना चाहता हूँ इंफीरियर और गिफिन, आपने बहुत बढ़िया पॉइंट पूछा। जैसे मैंने बाकी सब में एग्जांपल दिया, इसमें नहीं दिया। इंफीरियर और गिफिन सब बंदों के लिए अलग अलग होते हैं। एक सिंपल एग्जांपल इंफीरियर और नॉर्मल का देना चाहूंगा आपका और मेरा। आप रहते हैं 3 BHK फ्लैट में, ठीक है, आपकी इनकम बढ़ गई तो आपकी डिमांड फॉर अ बंगलो क्या हो जाएगी? इंक्रीज। और डिमांड फॉर 3 BHK डिक्रीज। तो अब 3 BHK आपके लिए कैसे रिलेटेड हुआ? इनवर्सली। तो आपके लिए इंफीरियर गुड है। ओके ओके ओके। मेरे लिए बंगलो, आपके लिए बंगलो डायरेक्टली, तो वो आपके लिए नॉर्मल। ओके। मैं रहता हूँ एक 1 BHK के फ्लैट में, मेरी इनकम बढ़ती है तो मेरी डिमांड फॉर 3 BHK फ्लैट बढ़ेगी। नॉर्मल हो गया मेरे लिए, आपके लिए इंफीरियर था। ओके। और मेरे लिए 1 BHK इंफीरियर हो गया। ओके तो इट डिपेंड अपॉन इनकम लेवल हर बंदे का, कि वो बंदा किस, उसके लिए नॉर्मल गुड अलग है, मेरे लिए अलग है। ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है जहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चन होते हैं कि इंफीरियर और नॉर्मल गुड सबके लिए अलग हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन देयर इनकम लेवल्स एंड चॉइसेस। नाइस नाइस। ठीक है। फोर्थ फैक्टर है टेस्ट, प्रेफरेंस एंड फैशन। ये बहुत सिंपल सा फैक्टर है। कोई बंदे को किसी का टेस्ट पसंद है, मेरी प्रेफरेंस है कि मैं भाई साहब गाड़ी से ही जाऊंगा घूमने, ठीक है, बाइक से नहीं जाऊंगा। एग्जाम्पल है, ठंड लगती है बहुत, जैसे दिल्ली की ठंड बहुत ज्यादा हो गई है अभी, तो मेरे लिए जो बाइक है, ठीक है, वो उसकी डिमांड हमेशा कम रहेगी, चाहे वो जितनी मर्जी सस्ती हो जाए, जो मर्जी हो जाए। अच्छा। क्योंकि मेरी प्रेफरेंस ही गाड़ी। ओके। सिमिलरली कोई चीज मेरे को टेस्ट में पसंद है, मैं उसी की डिमांड करूंगा, जो नहीं है वो नहीं पढ़ूंगा। ठीक है ठीक है। सिमिलरली जो चीज इन फैशन होती है उसकी डिमांड बढ़ जाती है, आउट ऑफ फैशन होती है उसकी डिमांड कम हो जाती है। 4 मेन फैक्टर्स है, उसके अलावा बेसिक फैक्टर्स और हैं, जो इनमें से एक फैक्टर आप कह सकते हैं जैसे प्राइस, एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर, मिसलेनियस फैक्टर्स में आ जाता है। एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहा हूं और एक फैक्टर का, कि प्राइस एक्सपेक्टेशन, ठीक है, प्राइस एक्सपेक्टेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर इस सेंस में है। आपने कभी देखा हो आपके आसपास कि अगर अगले दिन पेट्रोल का प्राइस 5 रुपए बढ़ना होता था, पहले ऐसा होता था कि पेट्रोल प्राइस अनाउंस किया जाता था कि कल से बढ़ जाएगा। अब ऐसा नहीं होता, रोज सुबह अलग प्राइस आता है। शायद आपको पता है या नहीं पता, आप चेंजेस ये देखते हैं नहीं अपने रियल लाइफ में, ठीक है। पेट्रोल प्राइस पहले अनाउंस किया जाता था कि कल से बढ़ जाएगा, तो आप देखना उससे एक दिन पहले रात को पेट्रोल पंप पे लाइन लगी होती थी, है ना। किसी भी चीज का फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला अगर आपको लगता है तो उसकी आज डिमांड बढ़ जाती है, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो पेट्रोल हो, चाहे वो बिटकॉइन हो। सर एक एग्जांपल ऐड करेंगे। बिल्कुल। ये तो नॉर्मल स्टॉक मार्केट में भी हम देखते हैं जो फ्यूचर, बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, बिटकॉइन तभी तो बोला मैंने आपको, क्रिप्टो करेंसी है। हाँ, वेरी गुड, नाइस नाइस पॉइंट। ठीक है। जैसे आपको बता दूं यार, इंटरनली मेरे को लगता है पर्सनली बिटकॉइन तो लीगल हो गया इंडिया में, खरीद लो छोटा छोटा अमाउंट में, ठीक है, 20-20 हजार पे डाल के। अच्छा। ठीक है, कह रहा हूँ 2021 में 20 लाख अब टच करेगा। ठीक है, आपको ये एडवाइस भी देते हैं थोड़ी सी, ठीक है। स्टॉक मार्केट वगैरह सब में हम ट्रेड करते हैं ऑलमोस्ट थोड़ा थोड़ा, बट आपको ये जरूर बताऊंगा, क्योंकि ये वैसे बिटकॉइन कोई प्रिडिक्टेबल चीज नहीं है, ये आपको पहले ही बता दूं, ठीक है। बट ओवर द पैटर्न टर्म्स देखा जाता है स्टॉक में भी और इन में भी, तो उन पैटर्न्स से मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो आगे चलते हैं। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन आपको समझ आ गया। ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इंडिविजुअल डिमांड के फैक्टर्स हैं। ऐसे ही सारे इंडिविजुअल्स को अगर एक मार्केट में जितने भी बंदे हैं उनको ऐड कर दूं उनकी डिमांड को, तो बनता है मार्केट डिमांड। क्या बनता है? मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड कुछ नहीं है, सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड। ठीक है। मार्केट डिमांड को जो पहला फैक्टर अफेक्ट करता है वो है मार्केट की पॉपुलेशन का साइज। अच्छा सर, अभी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स से ये पहले नहीं, ये भी माइक्रो ही चल रहा है। अच्छा। क्योंकि डिमांड सप्लाई बेसिकली माइक्रो का टॉपिक है। ठीक है, उसको समझना जरूरी है, इसलिए आपको मैं बताऊं, आपके कोर्स में सारे टॉपिक्स मैक्रो के हैं, डिमांड सप्लाई माइक्रो घुसाया हुआ है। अच्छा। रीजन ये है, जैसे मैंने अभी भी देखा, रीजन ये है कि ओरिजिनेट सब कुछ यहीं से होता है। ओके। आपको बेसिक चीजें पता होनी चाहिए, तभी आप मैक्रो लेवल पे जाके उनको समझ पाएंगे। मेजॉरिटी ऑफ कोर्स में आपका मैक्रो इकोनॉमिक्स है, बट जो सबसे पहला टॉपिक अगर आप अपने कोर्स में दिखेंगे तो डिमांड एंड सप्लाई मेंशन्ड है। तो पहले आप इसको बेसिकली समझ। तो मार्केट जो है उसका पहला फैक्टर है साइज ऑफ द पॉपुलेशन। जितना ज्यादा पॉपुलेशन साइज उतनी ज्यादा मार्केट डिमांड, जितना कम पॉपुलेशन साइज उतनी कम मार्केट डिमांड, है ना। हाँ हाँ, ठीक है, डायरेक्टली रिलेटेड है, तो डायरेक्टली रिलेटेड है। अगली बात बिल्कुल, अगली बात है कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन। ओके। अब इंडिया में यंग पीपल ज्यादा है, जैसे सर ने बोला, इंडिया का एग्जांपल ही देना चाहूंगा। अगर इंडिया में यंग पीपल ज्यादा है तो होता क्या है कि यंग लोग जो होता है ना,
ज्यादा यूथ वाली चीजें चलती हैं इंडिया में, तुम नोट करो, इंस्टाग्राम रील्स वगैरह ये वो, जिनमें यूथ इंटरेस्टेड है बहुत ज्यादा। जैसे सिंपल एग्जांपल दूं, बार, पब, ठीक है, यूथ वाली चीजें। अब आपको पता हो लॉकडाउन में लोगों ने साइकिलें चलाना शुरू कर दिया बहुत ज्यादा, यूथ वाली चीजें इंडिया में ज्यादा चलती हैं। ठीक है, इंडिया में तभी कहा जाता है अगर आप यूथ को केटर कर लो कोई बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो आप जीत जाओगे, आपका बिजनेस सक्सेस है। मेजोरिटी यूथ है, तो यहाँ यूथ ओरिएंटेड चीजों की डिमांड ज्यादा है। जापान में ओल्ड लोग ज्यादा है, तो वहां पर ओल्ड ओरिएंटेड या लोगों की चीजों की डिमांड ज्यादा, वहाँ पे वॉकर चलते हैं बिल्कुल। तो ये साइज और कॉम्पोजिशन दोनों ही मैटर करते हैं। अगली बात है सीजन और वेदर मैटर करता है। अब सर्दियों का सीजन है, सर्दियों का गुड्स की डिमांड ज्यादा है मार्केट में, गर्मियों का गर्मियों में। वेदर भी मैटर करता है। अच्छा, कोई मुझे बता सकता है सीजन और वेदर में क्या फर्क होता है? नहीं सर, हम तो नहीं बता सकते। ये ज्योग्राफी का टॉपिक है वैसे, थोड़ा बहुत आपको बताऊं। सीजन विंटर होता है। इसको मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ कमेंट्स के साथ डिस्कस करना चाहूंगा। अपने कमेंट्स जरूर दें सीजन और वेदर डिफरेंस पे। ठीक है। ठीक है, अपने कमेंट्स मेरी वीडियो के नीचे जरूर दें। और जो बच्चा को बंदे, जो भी बच्चा नहीं बोलूंगा, कई मेरे से बड़े भी होंगे, ठीक है, और कई मुझसे छोटे भी होंगे, ठीक है, तो मैं ये बोलूंगा अपने कमेंट्स जरूर देना, मैं कमेंट्स रीड करूंगा, ठीक है। और मेरे को जो बेस्ट आंसर लगेगा उसका नाम भी मैं लूंगा क्लास के अंदर, ठीक है। हो सके तो कुछ रिवॉर्ड विवॉर्ड भी देख लेंगे, ठीक है। अगला है सीजन एंड वेदर के बाद, मतलब भाई को फ्री नोट्स वगैरह कुछ ऐसा कुछ देख लेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गया सर। ठीक है, सीजन एंड वेदर के बाद अगला फैक्टर है डाइवर्सिटी के बाद, सॉरी मैंने आपको साइज बता दिया, कॉम्पोजिशन बता दिया, सीजन एंड वेदर बता दिया, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम लास्ट फैक्टर। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम मैटर करता है, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन जितनी ज्यादा होगी, मतलब जितना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, मेरे कहने का मतलब उतनी ज्यादा चीजों की डिमांड कम होती है। देखो मेरी बात बहुत ध्यान से समझना, अमीर बंदा ओवरऑल खरीदता है अमीरों की चीज, लग्जरी, ठीक है। और अमीर भी हैं, गरीब भी हैं बहुत सारे, और बहुत सारे मिडिल क्लास भी हैं जैसे इंडिया में। तो यहाँ डाइवर्स डिमांड है चीजों की, बट एक पर्टिकुलर चीज की डिमांड कभी ज्यादा नहीं होती। बट ऐसा यूएस में नहीं है। यूएस में ज्यादातर लोगों के पास आईफोन, एप्पल, क्यों? क्योंकि वहां पर मेजोरिटी ऑफ लोग एक ही टाइप की इनकम कमा रहे होते थे। नो डाउट आपको बताऊं, पॉवर्टी भी बहुत ज्यादा है यूएस में, बट जो ज्यादातर लोग हैं उससे ज्यादा वो एक नॉर्मल इक्वल लेवल ऑफ इनकम कमा रहे हैं, जो मिडिल क्लास वाले जैसे आपने जगह का नाम सुना हो लग्जमबर्ग। लग्जमबर्ग एक तरीके की ऐसी कंट्री है। लग्जमबर्ग के बारे में आप पढ़ना, मेरे ख्याल लास्ट मैंने जो डिटेल पढ़ी थी शायद चेंज ना होगी वो अभी, क्योंकि मैंने काफी टाइम पहले 9 या 8 मंथ पहले ये पढ़ा था डिटेल में कि लग्जमबर्ग एक ऐसी कंट्री है वर्ल्ड की जिसके अंदर सबसे ज्यादा पर कैपिटा इनकम। हाँ, ये भी लेटेस्ट रिपोर्ट भी है। लेटेस्ट रिपोर्ट मैंने नहीं पढ़ी है, तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगा इसको चेक जरूर करें। मैं साथ साथ ये भी देखो, मैं कोई भी क्लास में इंफॉर्मेशन दूंगा तो श्योर होकर बोलूंगा तो ही ठीक है, जो मैं बोलूंगा देखना तो उसको जरूर देखना, आपकी भी नॉलेज गेन होगी, ठीक है। नहीं तो मैं फालतू बोलता ही नहीं, हाँ जी यही है, ऐसा कुछ नहीं होगा, फालतू के क्लेम हम करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं कंटेंट को लेके। मार्केट, तो मैंने बोला अगर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एक कंट्री में इक्वल होगी तो पर्टिकुलर गुड्स की डिमांड ज्यादा होगी, अनइक्वल पे नहीं होती, ठीक है। सबसे पहला एक्सप्लेन करो सर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम को। सर मैं बोलूं, अगर कंट्री में 10 लोग हैं, 3 अमीर हैं 7 गरीब हैं, हम्म, तो यहाँ पर क्या होगा, और मतलब चलो 3 गरीब हैं 3 अमीर हैं 4 मिडिल क्लास है, तो यहाँ पर मिडिल क्लास वाला अपने हिसाब से गुड्स खरीदेगा। डिमांड मोटा मोटी 7 लोग करेंगे अगर हम देखा जाए तो। अगर ये इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता 10 के 10 तो एक डिमांड ही 10 की पर्टिकुलर, होती। हाँ, एक ही चीज की हाँ, डिमांड ज्यादा होती ओके है ना। ओके ओके ओके। जैसे मान लो सबकी इनकम 500 है तो सब एक पर्टिकुलर, मान लो चाय खरीदते हैं, तो सारे बाग बकरी चाय खरीदेंगे 500 वाले, मान लो। अमीर बंदा करेगा मैं ताजमहल खरीदनी है, गरीब कहेगा टाटा ही लिया भाई, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल। तो वहां पर क्या हुआ, डिमांड बट गई 3 टाइप ऑफ गुड्स में, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन में, तो एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड ज्यादा नहीं हो सकती, ठीक है ना। मैं ये कह रहा हूँ एक पर्टिकुलर गुड की डिमांड तभी ज्यादा होती है जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ओके। ठीक है। अब आगे चलते हैं, ये तो डिमांड की बेसिक्स थे, फैक्टर अफेक्टिंग मार्केट डिमांड, इंडिविजुअल डिमांड, और जो इंडिविजुअल डिमांड को फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं वो मार्केट डिमांड को भी करते हैं, ठीक है। तो पहला फैक्टर हमने पढ़ा है इंडिविजुअल डिमांड में प्राइस, दूसरा प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड, 2 टाइप के, सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री, तीसरा इनकम, 3 टाइप के गुड, इंफीरियर, नॉर्मल और गिफन, चौथा टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन, पांचवा फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन, और एटसेट्रा, और भी हैं बड़े सारे, मैं 5 ही बता। मार्केट डिमांड में मैंने आपको बताया सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड, 3 टाइप के अलग फैक्टर बताए जो सिर्फ मार्केट को अफेक्ट करते हैं, साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है।
दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तीसरा सीजन एंड वेदर। ठीक है, अब आगे चलते हैं लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड ये कहता है कि अगर बाकी सारी चीजें चेंज ना हो, लॉ ऑफ डिमांड में स्पेसिफिकली एक वर्ड यूज किया जाता है जो आपके एमसीक्यू में भी आ सकता है, सिट्रस पेरिबस। ये कोई फॉरेन लैंग्वेज वर्ड है, लैंग्वेज नहीं पता कौन सी है। सिट्रस पेरिबस। सिट्रस पेरिबस का मतलब होता है इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम। इफ अदर थिंग्स रिमेन सेम मतलब प्राइस के अलावा बाकी फैक्टर अगर चेंज ना हो तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड आपस में इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है सर, ठीक ये है, तो हमने स्टार्टिंग में ही ये पढ़ा, हमने ठीक पढ़ है। लिया था, और बाकी फैक्टर चेंज होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड भी यही कहता है। ठीक है सर, इसकी एक एजम्पशन भी यही है, बाकी फैक्टर चेंज नहीं होंगे। ओके। अब इसके कुछ एक्सेप्शंस भी हैं कि जहां लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता, मतलब प्राइस बढ़ने में डिमांड कम ना हो। उनका सबसे पहला फैक्टर है इग्नोरेंट कंज्यूमर। अच्छा। कंज्यूमर को अगर प्राइस का फर्क ही नहीं पड़ता, वो देखता ही नहीं प्राइस, तो हो सकता है वो ज्यादा प्राइस पे ज्यादा सामान खरीद ले, ओके। क्योंकि प्राइस से फर्क ही नहीं पड़ता ना वो देखता। अच्छा, ठीक है, ऐसा भी होता है इग्नोरेंट कस्टमर? इग्नोरेंट कंज्यूमर्स बहुत सारे हैं ओके। बेटा। सर बहुत सारे कंज्यूमर्स हैं इग्नोरेंट कंज्यूमर। ठीक है, जो वो लोग देखते ही नहीं कि प्राइस कितना चल रहा है, क्या चल रहा है, हमें चाहिए तो चाहिए। ओके, ठीक है। ऐसे वर्ल्ड में भगवान की दया से बहुत सारे लोग अभी भी जिंदा हैं, ओके। इग्नोरेंट कंज्यूमर्स। ठीक है, दूसरा है इमरजेंसी। इमरजेंसी का सिंपल एग्जांपल अगर आपको मैं दूं, कोरोना, जो अभी अभी लाइव में आपने देखा। कोरोना के दौरान जब कोरोना एकदम से डरा दिया था मीडिया ने, भाई ये जानलेवा है, इतने लोगों की मौत होगी, ये होगा वो होगा, तो आपने देखा होगा कोरोना की वजह से लोगों ने राशन ज्यादा खरीद करके स्टोर कर लिया, और राशन का प्राइस बढ़ भी रहा था पीछे से, बढ़ रहा था, और राशन लोगों ने ज्यादा स्टोर कर लिया, है ना। हाँ, ये तो याद है। तो बेसिकली यही रीजन है, इमरजेंसी के कंडीशन के अंदर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता। ओके, बंदा यही सोचता है मैं अपने पास सामान रख लूं, होर्डिंग कर लो थोड़ा। होर्डिंग कर लूं, चाहे जो मर्जी हो जाए, आगे कल को मिले ना मिले ये भी पता नहीं है। वॉर के टाइम पे बहुत होता था, जैसे वर्ल्ड वॉर जो हुई है उनमें आप देखते हैं ये बहुत पैटर्न फॉलो किया गया है। ठीक है, तो सेकंड फैक्टर जहां पर ये काम नहीं करता उसको बोलते हैं इमरजेंसी। इमरजेंसी, ठीक है, पहला था इग्नोरेंट कंज्यूमर, ठीक है, इग्नोरेंट कंज्यूमर, और सेकंड इज इमरजेंसी। इमरजेंसी। हाँ, कोई आप मेरे को बता सकते हैं? आप बताएं सर। मेरे को कुछ नहीं आता सर, इकोनॉमिक्स अपन जीरो है, आप ही बताएं। नहीं, फिर भी बड़ा एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप सोच सकते हैं उसके बारे में। इग्नोरेंट, इमरजेंसी, और यार मैंने ना अपनी लाइफ में सबसे ज्यादा ऑफलाइन पढ़ाया, मतलब ज्यादा बच्चों को नहीं पढ़ाया होगा, अभी 2-3 हजार ही बच्चों को पढ़ाया होगा टोटल, तो ऑफलाइन ही पढ़ाया सबको। अच्छा। तो मैं ऐसे डिस्कशन पढ़ाने में तभी सर को साथ बिठाया, कोई डिस्कस करने के लिए बंदा होना चाहिए। ऑल दो अब तो हमें भी ऑनलाइन पढ़ाना पड़ता है सारे बच्चों को, तो डिस्कशन मेरे को लगता है ज्यादा बढ़िया होती है एज कम्पेयर टू मोनोलॉग, या सिंपल एक मैं बोलता रहूं आप सुनते रहे। ठीक है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, थर्ड फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी लाइफ में आप देखते हैं, नेसेसिटी गुड्स, जैसे सॉल्ट, मेडिसिन। कई बार अगर आपको चाहिए मेडिसिन, चाहे वो महंगी हो, चाहे वो जितनी मर्जी महंगी हो, आप खरीदेंगे, ठीक है। वहां पर आपका प्राइस बढ़ने में डिमांड कम नहीं होती। ठीक है, तो तीन मैंने आपको बताया, इग्नोरेंट कंज्यूमर, इमरजेंसी, ठीक है, नेसेसिटी गुड्स। एक आप मुझे बताएंगे अगली क्लास में, कमेंट करेंगे ये भी। देखो जो जो बातें मैं कमेंट करने के लिए लिख रहा हूँ, कमेंट में लिख देना, तभी पढ़ाऊंगा अगली क्लास, वरना नहीं पढ़ाऊंगा। ठीक है, देख लेना ये बात। आगे चलते हैं। डिमांड सर भी कितना बचा है सर? सर डिमांड काफी बड़ा टॉपिक है, हाँ। बट मैं बेसिक्स ही करा रहा हूँ डिमांड के, ताकि आपको डिमांड क्लियर हो जाए है क्या, ज्यादा आना नहीं है इस एग्जाम में। अच्छा, ठीक है, अभी सिर्फ, अच्छा ठीक है, अब मैं सप्लाई पे ही आ रहा हूँ। ठीक है, बहुत बड़ा टॉपिक है डिमांड। डिमांड में 3 क्लास में डिमांड भी बढ़ा सकता हूँ, जैसे इलास्टिसिटी क्या होता है, इलास्टिसिटी कितने टाइप की होती है, इलास्टिसिटी को क्या फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, डिग्रीज क्या होती हैं इलास्टिसिटी की, बहुत बड़ा टॉपिक है अभी। ठीक है, मैं नहीं करा रहा। ठीक है, इनके नोट्स दे देंगे कि इनको बेसिक समझ में आ जाए, और बाकी हम नोट्स दे नहीं, देंगे। मैंने बेसिक बता दिया क्या होता है, ताकि आप कंटिन्यू कर सकें, आगे चल सकें, और जो मैंने आगे पढ़ाना है उसको भी समझ सकें। बस एक और बात याद रखना, डिमांड कर्व जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। जनरली वर्ड यूज कर रहा हूँ, हमेशा नहीं, ऑलवेज वर्ड यूज नहीं कर रहा। जनरली डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है क्योंकि प्राइस और डिमांड इनवर्सली रिलेटेड होते हैं। ठीक है, गिवन गुड मैंने आपको बताया प्राइस और डिमांड डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं, तो गिवन गुड का अपवर्ड स्लोपिंग होता है। ओके।
आपके एग्जाम में आ जाए कौन से गुड का डिमांड हम्म, कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है, तो आप क्या लिखेंगे? डाउनवर्ड। गिफन गुड। अच्छा गिवन गुड, सॉरी सॉरी। मैंने फिर से बोलूं, कौन हम्म, से गुड का डिमांड कर्व हम्म, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, कौन से गुड का? हम्म। गिफन गुड। सर इसको अगर आप नोट कर लें। हम ये भी लिख सकते हैं कि इमरजेंसी की सिचुएशन है तभी भी डिमांड का अपवर्ड स्लोपिंग होगा। पर्टिकुलर गुड पूछेगा आपसे, इमरजेंसी के कंडीशन के अंदर सारे गुड अच्छा जैसे बन जाते हैं, ओके। वो एक कंडीशन अच्छा है। उसके अंदर भी गिफन एक जो स्पेशल टाइप ऑफ गुड है। वो भी अगर इमरजेंसी होगी तो स्पेसिफिक टाइप के गुड्स का ही जो स्लोप होगा वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा, जो नेसेसिटी है। बिल्कुल, ओके सबका नहीं होगा ना, ठीक है। बिल्कुल डिपेंड करता है। अब आपके लिए जो जरूरी है, अब मान लो सिंपल लॉजिक बताऊं, इमरजेंसी है, वॉर कंडीशन में आप भाई सब गाड़ियां थोड़ा ना खरीदोगे, हाँ नहीं ओके ठीक क्लियर। है? तो आगे चलते हैं, सप्लाई से रिलेटेड चीज करेंगे। सप्लाई क्या होता है? सप्लाई, अब देखो डिमांड में जब आप पढ़ रहे हो, मैं आपको एक और बात बताऊं, सर आप सर उस कंटेंट में घुसो। हाँ जी, आज सप्लाई करना है कि आज डिमांड पे खत्म कर ओके। चलो यार मैं देता हूँ, पहली क्लास है यहीं ओवर करते हैं। आज डिमांड कंप्लीट करते हैं, एक बार हम डिमांड का क्विक रिवीजन करेंगे, आपको याद हो जाए बस, ठीक है? तो डिमांड का एक बार क्विक रिवीजन हमें सारा ऊपर से लेकर एंड तक 5 मिनट के अंदर आप मुझे डिस्कशन करके मुझे बता दो। चलो मैं थोड़ी बहुत आपको हंसा भी देता हूँ, हल्का हल्का कोशिश करते, ज्यादा नहीं मतलब। ठीक है। ठीक है, देखो अब आपको बताता हूँ, हाँ पहला डिमांड था। हाँ उनको छोड़ दो, अब मुझे पढ़ाओ, आप ये बच्चे गए हैं। डिमांड के लिए कितनी चीजें चाहिए? आप बताओ, मैं पहली चीज, चार चीजें चाहिए, कौन सी पह- कौन सी? चार चीजें, हमें प्राइस पता होना चाहिए, हमें क्वांटिटी पता होना चाहिए, हमें टाइम पता होना चाहिए, और हमारी मतलब हमारी विलिंग वो क्या कहते अबिलिटी हैं, टू बाय। एबिलिटी टू बाय। तो ये ठीक है चार चीजें। ठीक है। फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड पहला, प्राइस बिल्कुल ठीक। प्राइस और डिमांड कैसे रिलेटेड हैं? इनवर्सली। बहुत बढ़िया। सेकंड, मैं कोई आदमी है इतना यार, आप मेरे साथ, लिटरली। मैं आपके साथ साथ बताता जाऊंगा, आपको जो नहीं आता नहीं नहीं जाएगा। आप बताओ, आप बताओ। सेकंड फैक्टर है प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड। ठीक है, दो टाइप के, सब्स्टिट्यूट कॉम्प्लीमेंट्री। ठीक है, सब्स्टिट्यूट वो है जो एक दूसरे के बदले में यूज हो सकते हैं, ठीक है कॉम्प्लीमेंट्री वो हैं जो साथ में यूज होते हैं। ठीक है। सब्स्टिट्यूट डायरेक्टली रिलेटेड, हम्म, कॉम्प्लीमेंट्री इनवर्सली रिलेटेड। हम्म, ठीक है, ठीक है। अब इनकम के हिसाब से दो टाइप के गुड होते हैं वैसे, इंफीरियर नॉर्मल, इंफीरियर इनवर्सली, नॉर्मल डायरेक्टली। डायरेक्टली इंफीरियर का एक स्पेशल टाइप ऑफ गुड है गिफन, गिफन। जो प्राइस के साथ डायरेक्टली रिलेटेड होता है। ठीक है। ठीक है, अगला है टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन। फेवरेबल होगा तो डिमांड बढ़ेगी, अनफेवरेबल होगा तो डिमांड कम होगी। हम्म, लास्ट है इसके बाद प्राइस एक्सपेक्टेशन। हम्म, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन बढ़ने की है तो उसकी डिमांड आज बढ़ जाएगी, फ्यूचर प्राइस एक्सपेक्टेशन गिरने की है तो उसकी डिमांड आज कम हो जाएगी। ठीक है। अगला है आपको मैंने बताया फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड, याद भी कर सकते हो। जैसे हमने एक बच्चों को पढ़ाने के लिए शॉर्ट फॉर्म बनाई थी। हम्म, ठीक है, जैसे बच्चा बोले कि बच्चा, जैसे क्रिसमस पे घूमने जा रहे हैं आप लोग, हम्म, अभी जाएंगे कई लोग, कोरोना का प्रभाव कौन करता है आजकल, वैसे भी है ना, हम्म, जमाना चेंज हो गया अब। ठीक है। एक टाइम ऐसा था लोग घर में घुस रहे थे कोरोना में। हम्म, तो बंदा घूम रहा है इधर उधर इधर उधर परेशान, मैंने उससे पूछा भाई क्या हो गया भाई, हम्म, क्या हो गया? हम्म, कह रहा यार, मैं, मेरा दोस्त था तो मेरे को कहता है बड़ा परेशान हूँ यार मैं। हम्म, ठीक है, मैं क्या हो गया? कह रहा यार इतनी देर से मैं फोन करी जा रहा हूँ और बोली जा रहा हूँ, प्लीज शो ना कम इन टाइम, क्या बोल रहा हूँ? प्लीज शो ना कम इन टाइम, प्लीज शो ना कम इन टाइम, प्लीज शो ना कम इन टाइम। भाई तेरी भाभी आ नहीं रही। हम्म, ठीक है, तो ये प्लीज शो ना कम इन टाइम मैंने 3 बार बोला, यही आपकी शॉर्ट फॉर्म है कंटेंट की। अच्छा। प्लीज से है प्राइस, हम्म, शोना से सब्स्टिट्यूट, हम्म, कम से कॉम्प्लीमेंट्री, इन के दो पार्ट है, आई और एन। इन से इंफीरियर, एन से नॉर्मल, टाइम से टेस्ट प्रेफरेंस एंड फैशन। ठीक है। वाह। ठीक है, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो ये बेसिक टेक्निक्स है छोटी मोटी, बट ज्यादा मैं फॉलो नहीं करूंगा आपके साथ। ये बेसिक, अगर मैं ऑफलाइन होता तो और भी बड़ी सारी लिखवा देता, क्योंकि मैं आपको लिखवाऊंगा तो ये ज्यादा याद रहती हैं। अगर मेरे को पढ़ाने के लिए आपको मिलते 6 महीने या 3 महीने तो लिखवाता भी, पर मेरे को सर ने बोला कि 5 ही क्लास है, तो भैया ये 5 क्लास में जितना आप करा सकते हो तो मैं कोशिश करूंगा आपको कराने की। ठीक है ना, अगला, इससे आगे चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड, तो सॉरी मार्केट डिमांड। मार्केट डिमांड सम ऑफ इंडिविजुअल डिमांड होता है। पहला है इसके अंदर फैक्टर अफेक्टिंग पॉपुलेशन साइज एंड कॉम्पोजिशन। ओके। जितना बड़ा पॉपुलेशन साइज उतनी ज्यादा डिमांड, जितना कम उतना कम डिमांड। कॉम्पोजिशन मतलब किस टाइप के लोग ज्यादा हैं, बूढ़े, गरीब, अमीर, या फिर मिडिल क्लास, या फिर कोई भी, उस पर्टिकुलर गुड की डिमांड बढ़ जाती है। सेकंड है सीजन एंड वेदर, जिस टाइप का सीजन उन टाइप के गुड्स की डिमांड ज्यादा, जिस टाइप का वेदर उन टाइप के गुड्स की डिमांड ज्यादा, बाकियों की कम। थर्ड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन डिमांड ज्यादा, अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन
डिमांड कम, हम्म, ठीक है, पर्टिकुलर एक गुड की। आगे चलते हैं, लॉ ऑफ डिमांड बताया मैंने। लॉ ऑफ डिमांड कहता है सेट्रस पेरिबस हम्म, प्राइस इज इनवर्सली रिलेटेड टू इट्स क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ठीक है, इसके बाद इसके अजम्पशन है कि सिट्रस पेरिबस मतलब बाकी सारी चीजें या बाकी फैक्टर चेंज, नहीं होगा। जैसे सब्स्टिट्यूट का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस, इनकम, ये सब चीजें चेंज नहीं होनी चाहिए, ओके, ठीक है। अब इसके एक्सेप्शन था, पहला एक्सेप्शन मैंने आपको क्या बताया था, पहला एक्सेप्शन सर, मेरे को याद नहीं। इमरजेंसी, ओके, कि इमरजेंसी कंडीशन में काम नहीं करता, वॉर की या फिर कोरोना की। हम्म, सेकंड नेसेसिटी गुड्स मैंने आपको बताया, हम्म, नेसेसिटी गुड्स के केस में ये काम नहीं करता। हम्म, तीसरा मैंने आपको बताया कि इग्नोरेंट कंज्यूमर के केस में ये काम। नहीं करता। चौथा आप बताएंगे। आज मैं क्लास यहीं खत्म करता हूँ, हम्म, ठीक है। आप मुझे जरूर बताएं कि जो तरीके और आप लाना चाहते हैं इसको कराने के लिए। मैं पहली क्लास ले रहा हूँ आपके साथ। हम्म, आई होप आपको समझ आई हो और मजा आया हो। टेक केयर, लव यू ऑल, ध्यान रखें। बहुत बहुत प्यार आप सबसे, थैंक मिला यू नहीं सर, हो पहली बार, बट थैंक यू सर थैंक पढ़ाने यू, के लिए। थैंक यू। बेटा लाइक एंड कमेंट करना बच्चों। बाय। बाय सर, बाय एवरीवन।